अब आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप अ यूआरएल। जब आप अपने ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में जब भी किसी वेबसाइट का एड्रेस डाल के आप इंटर करते हो तो वेबसाइट तो खुल के सामने आ जाती है। आपने www.google.com किया और इंटर किया, वेबसाइट खुल के सामने आ गई, मगर इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप अ यूआरएल इन अ ब्राउजर। उसका आज हम पूरा डिटेल में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपका जो ब्राउजर है उसे आप क्लाइंट बोलते हो, ठीक है ना। ये जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है ये हमेशा किसी न किसी सर्वर को जाती है, ठीक है। सो आपने अपने ब्राउजर से एक वेबसाइट का एड्रेस डाला www.google.com। ये google.com जैसे ही आपने एंटर किया तो आपने अपनी पहली स्टेप प्रोसेस करी और वो रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर को जाती, ठीक है ना। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस एक ऐसी सर्विस है जो कि डोमेन नेम लेती है और कन्वर्ट करती है, उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। अब डोमेन नेम जो सर्विस है वो पॉपुलर दो कंपनी ने बना रखी है, ठीक है ना। मैं नाम यहां पर नोटपैड में आपको दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सो डीएनएस जो सर्विस है, पहली डीएनएस सर्विस किसने बनाई है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने। गूगल ने डीएनएस सर्विस बनाई, ये इसकी डीएनएस सर्विस है। और इस डीएनएस सर्विस को अगर आप कुछ भी एक डोमेन देते हो, जैसे मैंने दिया www.anil.com करके मैंने दिया इसको, और मैंने इसको दिया डीएनएस सर्विस को, तो ये डीएनएस सर्विस मुझे रिटर्न में क्या देगा? उसका आईपी एड्रेस। तो जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो डीएनएस सर्विस क्या है? डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? ये डोमेन के नाम को लेता है और बदले में क्या देता है? आईपी एड्रेस देता है। इस सिस्टम का और कुछ काम नहीं है, इसको बस डोमेन दो और ये आपको बदले में क्या दे देगा? उसका आईपी एड्रेस दे देगा। अब यहां पर हमारे पास लोकली एक कमांड होती है, पिंग कमांड, जिससे आप इस डीएनएस सर्वर से, इस डीएनएस सिस्टम से क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इस डीएनएस सिस्टम से पूछना है कि भाई anil.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको अपने लोकली किस कमांड का उपयोग लेना पड़ेगा? पिंग कमांड का लेना पड़ेगा। आप विंडो आर प्रेस किया, सीएमडी में गए और आपने पिंग कमांड किया, और दुनिया की किसी भी वेबसाइट का नाम यहां पर अगर आप टाइप करोगे, जैसे यहां पर मैंने किया www.amazon.com और मैं इंटर करूं, तो ये पिंग कमांड ये किससे पूछेगा? डीएनएस सिस्टम से पूछेगा। और ये पिंग कमांड के बाद जो भी डोमेन है, जो भी आपने लिखा है, वो एज अ इनपुट की सिस्टम को चले जाएगा, डीएनएस सिस्टम को जाएगा, और डीएनएस सिस्टम आपको बदले में क्या देगा? उसकी आईपी एड्रेस, ठीक है ना। उसका आईपी एड्रेस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब इस पिंग कमांड से आप चाहो तो किसी का भी पूछ लो। मैंने गूगल का पूछा, मैंने जैसे गूगल का पूछा तो गूगल का आईपी एड्रेस अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा डीएनएस सिस्टम होता है। अब डीएनएस सिस्टम जो है वो गूगल ने भी बना रखा है। गूगल का खुद का डीएनएस सर्वर है, क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर का खुद का भी डीएनएस सिस्टम है। तो जो गूगल का डीएनएस सिस्टम है उसकी दो पॉपुलर आईपी एड्रेसेस हैं, डबल एट। यहां पर आप देखेंगे डीएनएस सिस्टम में डबल एट जो है वो गूगल का डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस। आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई गूगल के डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, तो वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी। दैट इज डबल एट और 8844। ये दो आईपी एड्रेसेस आपको इंटरव्यू के लिए याद रखने। ये डबल एट क्या है भाई शुभम? तो तुरंत बोलना है कि सर दिस इज आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर। अब किसका डीएनएस सर्वर? क्लाउड फ्लेयर भी एक कंपनी है जिसने अपना डीएनएस सर्वर बना रखा है, और गूगल भी एक कंपनी है जिसने अपना डीएनएस सर्वर बना रखा है। तो आपको बोलना है सर डबल एट एंड 8844, दीज आर द आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर डेवलप्ड बाय गूगल। एक आईपी एड्रेस आपको 1111 दिखाई दे रहा है, ये आईपी एड्रेस किसका है? क्लाउड फ्लेयर का है, ठीक है ना। सो क्लाउड फ्लेयर के डीएनएस सर्वर की आईपी क्या है? 1111, और गूगल के इसकी आईपी क्या है? 888888 और
और 88.8.4.4, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। तो जब भी आप ब्राउजर पे google.com लिखते हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां जाती है, डीएनएस सर्वर को जाएगी, और इस सर्वर पर एक डाटाबेस होता है जिसमें वो चेक करता है कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के पास मेमोरी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी कहां पर होगी, उसके डाटाबेस के अंदर। तो इस गूगल के इन सर्वर पर अपना एक खुद का लोकल डेटाबेस है जिसे हम कैश बोलते हैं। तो वो अपने कैश में चेक करेगा, कैश, और उस कैश में चेक करेगा कि जिस डोमेन के लिए आईपी एड्रेस पता किया जाना है क्या वो मेरे सिस्टम में मौजूद है कि नहीं है। हो सकता है कि जिस डोमेन के लिए आप पता कर रहे हो anil.com, वो अभी 5 मिनट पहले ही आपने बाय कर रखा हो और उसको उसके ए रिकॉर्ड आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हो, तो गूगल का डीएनएस सर्वर आपके इसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है ना। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐसे डोमेन के बारे में पूछ रहे हो डीएनएस सिस्टम से जो कि उसको अवेयर नहीं है, या फिर आपने रिसेंटली 5-10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपने बाय किया और तुरंत आप पूछोगे तो डीएनएस सिस्टम आपको आईपी एड्रेस देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो बेसिकली अपने कैश डाटाबेस से पूछता है। अगर कैश डाटाबेस में बेसिकली यहां पर क्या होता है, आप अपने डीएनएस सिस्टम को चेक कर सकते हो। तो यहां पर चेक डीएनएस करके मैंने एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पर जाना है आपको, dns.google.com। अब इस डीएनएस पर मैं किसी भी डोमेन नेम सिस्टम के बारे में यहां पता कर सकता हूं। जैसे मेरा अगर मेरी वेबसाइट है oklabs.in, तो मैं इसके डीएनएस को रिजॉल्व कर सकता हूं, मैं इसके डोमेन नेम को रिजॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना, कि इसमें कितने ए रिकॉर्ड बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पूरा डोमेन की जानकारी डीएनएस सिस्टम रखता है, ठीक है। और अगर मेरा आईपी एड्रेस रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं अपने इन डीएनएस सिस्टम को फ्लश भी करवा सकता हूं, ठीक है ना। अगर गूगल का अपना कैश सिस्टम है और उसके अंदर आपके ए रिकॉर्ड अभी तक नहीं आए हैं सिंक होके, तो आप इमीडिएटली गूगल को बोल सकते हो कि जाओ 15 मिनट पहले ही इस डोमेन को बाय किया हुआ है और आप इसकी नई आईपी एड्रेसेस इसके अपने डोमेन प्रोवाइडर से लेके आओ और अपने सिस्टम में रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं पिंग कमांड करूंगा तो तुरंत आप अपने लोकल कैश से रिटर्न करवा देना, ठीक है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अपने डीएनएस रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है इमीडिएट। आपको अगर डोमेन रिजॉल्व करना है, आधे घंटे पहले ही आपने डोमेन बाय किया है ना गूगल में, आप जाके सबसे पहले काम क्या कर लेना है अपने को, अपने डीएनएस फ्लश करने हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखो फ्लश कैशे, तो यहां से अपना डोमेन नेम डाला हमने oklabs.in, और हम किस टाइप के रिकॉर्ड को फ्लश करना चाहते हैं, ए रिकॉर्ड को फ्लश करना चाहते हैं। तो पुराना अगर कोई भी डेटा होगा तो मेरे वो ए रिकॉर्ड्स का डेटा फ्लश हो जाएगा और नए रिकॉर्ड्स अपने डोमेन प्रोवाइडर से गेट कर लेगा, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से फ्लश की मैंने दो कमांड्स दे रखी हैं। अब यहां पर जैसे ही आपने अपना डोमेन डाला www.anil.com, डीएनएस सर्वर को गया, गूगल के डीएनएस सर्वर को जाएगा, या तो आपकी रिक्वेस्ट 8888 को जाएगी या फिर आपकी रिक्वेस्ट 8844 को जाएगी, दोनों आइडेंटिकल सर्वर है। अगर एक डाउन हुआ तो दूसरे से रिक्वेस्ट मिल जाएगी, दोनों आइडेंटिकल सर्वर है। जैसे लोड बैलेंसिंग सीखा है ना कि अगर एक सर्वर डाउन हो तो रिक्वेस्ट किसको चली जाए, दूसरे को चली जाए, कभी भी एक पे विश्वास नहीं करना। तो यही सिस्टम गूगल ने अपने डीएनएस सिस्टम के लिए कितने डेडिकेटेड सर्वर बना रखे हैं, 2 सर्वर बना रखे, कभी एक बंद हो जाए तो दूसरे से भी काम चल जाए, ठीक है ना। सो इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ये 2 क्यों ले रखे हैं, एक भी तो ले सकते थे। तो बिकॉज ऑफ द लोड बैलेंसिंग दे हैव यूज्ड 2 डीएनएस सर्वर्स। समझ में आया ना। अब ये हुआ, अब डीएनएस सिस्टम अपने डाटाबेस से पूछेगा, तो डीएनएस का अपना डाटाबेस कैश बोला जाता है ना, कैश से पूछेगा कि भैया ये जो नया डोमेन की रिक्वेस्ट आई है क्या हमारे पास लोकल इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर लोकल अवेलेबल है तो तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। और लोकल अवेलेबल नहीं है तो वो पता करेगा अपने रूट नेम सर्वर को। रूट नेम सर्वर मतलब आपका ये google.com को पता करेगा, टीएलडी को पता करेगा, टॉप लेवल डोमेन, कि भाई ये कहां का है, ठीक है ना। जैसा www.anil.com, और ये डोमेन आपके सिस्टम में गूगल के डीएनएस सर्वर पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले .com को पकड़ेगा, सबसे पहले रूट लेवल को पकड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। तो अगर डीएनएस सिस्टम को पता चला कि यार ये डोमेन नहीं है, तो सबसे पहले ये किसको पकड़ेगा, रूट नेम सर्वर को पकड़ेगा। रूट नेम सर्वर आपका
ये डॉट कहलाता है, ठीक है ना। इसमें ये डॉट रूट नेम सर्वर है। उसके बाद ये पकड़ेगा आपके टीएलडी को, उसके बाद ये किसको पकड़ेगा, टीएलडी को। ये जो लास्ट होता है डॉट कॉम, डॉट इन, ओकेलैब्स डॉट इन, डॉट कॉम, दिस इज कॉल्ड टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। तो उसके बाद ये टॉप लेवल डोमेन को पकड़ेगा, फिर ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स को पता करके फाइनली आपको क्या रिटर्न कर देगा, आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये आईपी एड्रेस बेसिकली आईएसपी को जाएगी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और देन राउटर से होते हुए आपके ब्राउजर तक रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। अब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आने के बाद ये आपके सर्वर के साथ में एक कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर मोटा मोटा तौर पे अगर हम देखें तो इसको यूं ऐसे समझना चाहिए हमें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर मैं गया और इसको इसी डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से भी समझाना चाहूंगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में, ठीक है ना। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये रहा हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बिग पिक्चर, ये हमारी बिग पिक्चर है, समझ में आया, बिग पिक्चर। और ये डिटेल्ड पिक्चर, ये बर्ड आई व्यू है, मतलब ओवरऑल मोटा मोटा क्या हो रहा है और डिटेल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे कि ब्राउजर में आपने कोई डोमेन हिट किया तो बेसिकली होगा क्या, एक बिग पिक्चर में आप बता सकते हो कि सर क्लाइंट से इनिशिएट रिक्वेस्ट होती है, सर्वर को जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स दे देता है, ये बिग पिक्चर है। मगर इंटरव्यूअर आपसे बिग पिक्चर अज्यूम नहीं कर रहा है। बिग पिक्चर कौन बताएगा, जो बिल्कुल नए नए हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको इतना पता है कि हाँ यार ये होता है। आपको इंटरव्यूअर को क्या बताना है, डिटेल्ड पिक्चर बतानी है कि क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करना है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप अ यूआरएल इन द ब्राउजर। सर ब्रॉडली the request is initiated from client and it goes to the server, and server will get the response and everything will be displayed on the browser side, but the detailed picture is like this, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तो आप उसको मोटा मोटा बिग पिक्चर बताओ कि सर ओवरऑल ये होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिटेल्ड में इनके एक एक फेज में क्या होता है, ठीक है ना। आंसर देने का भी एक जवाब होता है, ठीक है ना। यूं नहीं कि सर सबसे पहले ये जाएंगे फिर ये होगा, नहीं, पहले बिग पिक्चर बताओ कि सर यूआरएल पर गए, जैसे मैंने कोई ब्राउजर हिट किया, कोई ब्राउजर पे कोई डोमेन हिट किया, डोमेन हिट करके वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, जाएगी और सर्वर से आएगा रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स ब्राउजर पे शो हो जाएगा। दैट इज द बिग पिक्चर। और व्हाट इज द डिटेल्ड पिक्चर, लेट्स एनालिसिस दिस। So first of all, whenever you write any address in the browser, this request go to the DNS server. The DNS server, it will go to the DNS server of Google DNS server with the two IP addresses 8.8.8 and 8.8.4. It will go to the one of the server. आपकी जो रिक्वेस्ट है इन दोनों आईपी एड्रेस में से किसी एक को जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका डीएनएस सर्वर जो है उसका एक इंटरनल डाटाबेस होता है, उसको बोलते हैं कैश। उस कैश में वो पता करेगा कि आने वाली रिक्वेस्ट जो है, आने वाले डोमेन जो है, क्या मेरे डेटाबेस में उसका आईपी एड्रेस स्टोर है कि नहीं है। अगर आईपी एड्रेस स्टोर है तो तुरंत वो क्या करेगा, आईएसपी को रिस्पॉन्ड करेगा, राउटर पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा और आपको ब्राउजर पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये जस्ट वही फ्लो हो गया कि ब्राउजर से हिट किया, सर्वर को गया, सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया, ये ओवरऑल हो गया। उसके बाद अगर नहीं है तो बेसिकली क्या होगा कि फोर्थ स्टेप पर आपके ब्राउजर, आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या स्टैब्लिश होगा, एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, वो 3 स्टेप में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। आपका क्लाइंट आपके सर्वर से हाथ मिलाएगा, कितनी बार, 3 बार हाथ मिलाएगा कि चलो हम एक दूसरे से डाटा का आदान प्रदान करते हैं, डाटा आपस में एक्सचेंज करेंगे, तभी एक्सचेंज करेंगे जब अपन कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 3 बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, और विश्वास कितनी बार होगा, जब आप 3 बार हैंडशेक करोगे, ठीक है ना। क्लाइंट मतलब ब्राउजर सर्वर से हैंडशेक करता है ना, दिस इज कॉल्ड 3 वे हैंडशेक, ठीक है ना, टीसीपी 3 वे हैंडशेक, ठीक है ना। तो ये एक टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश होता है जिसमें क्लाइंट आपका ब्राउजर आपके सर्वर से हैंडशेक करता है, वो भी कितनी बार, 3 बार। अब ये 3 बार के हैंडशेक में क्या होता है, पहले हैंडशेक में सिंक भेजा जाता है, एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सिंक रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ब्राउजर सर्वर को सिंक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उस सिंक का एक्नॉलेजमेंट देता है,
जैसे मैंने आपकी ओर हाथ बढ़ाया, चलो आओ शुभम हम दोस्ती करते हैं, पहले मैं बोल रहा हूं, पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले मैंने हाथ बढ़ाया, फिर वो आपको बोलता है कि ओके ठीक है, फिर रिस्पॉन्ड में आप भी हाथ बढ़ाओगे। तो पहले दो पार्टीज के बीच में दोस्ती कब होती है? जब आप पहले बात करने वाला होना चाहिए, पहले दोस्ती करने वाला आगे होना चाहिए। तो पहले मैंने अपना हैंड शेक आगे किया कि आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैंने आपको हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर आप भी रिटर्न में अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। फिर दोस्ती स्टेब्लिश हो गई तो अपन फिर आपस में क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि यार अब तो मेरा पक्का दोस्त हो गया है, अब मैं अपनी सारी बातें इसको बता सकता हूं और वो अपनी सारी बातें मुझे बता सकता है। तो दोस्ती करनी पड़ेगी भाई बातचीत करने के लिए। अनजान से दोस्त हर कुछ शेयर कर लेते हैं क्या अपन? प्राइवेट बातें शेयर नहीं करते भाई। तो अपनी दोस्ती मजबूत होगी तो सबसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए किसी एक को पहले आगे आना पड़ेगा, और वो पहला एक कौन है? क्लाइंट, है ना। पहले क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजता है फ्रेंडशिप के लिए, हैंडशेक के लिए, फिर सर्वर भी बदले में उसको एक्नॉलेज करता है कि चलो ठीक है आज से हम दोस्त हैं, और उसके बाद दोनों आपस में क्या करते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये पर्टिकुलर फ्लो होता है। तो आपको ये हैंडशेक समझ में आया? तो टीसीपी, एक टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश होता है जिसमें 3 हैंडशेक मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले वो मैकेनिज्म कौन स्टार्ट करेगा? ब्राउजर स्टार्ट करेगा, सर्वर को सिंक रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर सिंक एक्नॉलेज रिक्वेस्ट देगा, देन उनका एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट स्टेब्लिश हो जाएगा, एंड देन ओवरऑल वो आपस में क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वो कर सकते हैं। उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। जैसे आपने ब्राउजर पे हिट किया http://www.google.com, तो वो टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेजा जाता है सर्वर को, ठीक है ना। क्योंकि अब बातचीत हो गई है, अब दोस्ती हो गई है, तो अब मेन बातें बताने की हो गई। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो सर्वर वो कनेक्शन स्टेब्लिश, ये थर्ड एक्नॉलेजमेंट होने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को आगे सर्वर को पहुंचाते हो। तो आपने अपनी रिक्वेस्ट को पहुंचाया, उसके एंड पॉइंट को पहुंचाया, देन सर्वर ने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। अब सर्वर जब रिस्पॉन्स देता है तो बेसिकली वो 3 टाइप के डाटा देता है। यहां पर आप देखो, सर्वर जब रिस्पॉन्स दे रहा है ना क्लाइंट को, वो कितने टाइप का डाटा देगा? वो 3 टाइप के डाटा देगा। सबसे पहले तो वो HTML फाइल देगा, दूसरा CSS फाइल देगा, तीसरा वो जावास्क्रिप्ट का कोड देगा आपको। मतलब वेब पेज पे डिस्प्ले करने के लिए 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, HTML होना चाहिए, CSS होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। सबसे पहले HTML देगा, फिर CSS देगा, फिर जावास्क्रिप्ट देगा। ये तीनों के सोर्स कोड ब्राउजर पे वो रिस्पॉन्स में सेंड करेगा, ठीक है ना। रिस्पॉन्स में सेंड करने के बाद अगला क्या होगा? क्योंकि सबसे पहले HTML आया है ब्राउजर पर, तो HTML के कंटेंट को पार्स किया जाता है। पार्स मतलब उसको प्रॉपर फॉर्मेट में जमाया जाता है ना, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। फिर उसका डॉम ट्री जनरेट होता है, टोकेनाइजर होता है, उसका डॉम ट्री जनरेट होता है। वो डॉम ट्री का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसका वो स्ट्रक्चर जनरेट होता है कि HTML के अंदर कौन है, बॉडी के अंदर कौन है, ऐसे स्ट्रक्चर, चाइल्ड पेरेंट का स्ट्रक्चर चलता है। तो वो डॉम ट्री वहां पर क्या होता है? रेंडर होता है, और रेंडर होने के बाद वो फाइनली पेंट होता है, वो फाइनली रेंडर होता है और पेंट होता है। तो रेंडरिंग इंजन यहां पर काम में आता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहां पर रेंडरिंग इंजन बताऊं, ब्राउजर 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 रेंडर इंजन, अगर आप गूगल पे जाके लिखो भाई ब्राउजर रेंडर इंजन और इमेजेस में जाके देखो, तो बहुत सारे रेंडरिंग इंजन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। बहुत सारे रेंडरिंग इंजन अवेलेबल है, मैं मोटा मोटा तौर पे आपको बता देता हूं, ठीक है ना। सो यहां पर हमारे रेंडरिंग इंजन ये अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आपने रिक्वेस्ट किससे स्टार्ट करी? अगर आपने रिक्वेस्ट गूगल क्रोम से स्टार्ट करी, तो गूगल क्रोम का जो रेंडर इंजन है वो वेबकिट रेंडर इंजन है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेंडर इंजन ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन फ्रंट एंड से रिलेटेड है, मगर डेवऑप इंजीनियर को भी मोटा मोटा तौर पे यार याद रख लोगे तो क्या चले जाएगा अपना, अच्छा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा कम से कम आपका। तो ब्राउजर के रेंडर इंजन कौन कौन से हैं? वेबकिट, ठीक है ना। सो यहां पर ये इमेज थोड़ा पुराना है, इसमें अभी गूगल क्रोम, यहाँ आप चैट से पूछ लो, चलो ये इमेज थोड़ी पुरानी है इसलिए लिस्ट डाउन द रेंडर इंजन, लिस्ट डाउन द रेंडर इंजिन्स यूज्ड बाय पॉपुलर वेब ब्राउजर, ठीक है ना। मैं उससे पूछ रहा हूं कि भाई ये जो ब्राउजर्स, तो आप रेंडरिंग इंजन ये जो यूज हो रहा है
गूगल क्रोम जो रेंडरिंग इंजन यूज कर रहा है ब्लिंक यूज कर रहा है, मोजिला जो यूज कर रहा है गेको यूज कर रहा है, और एप्पल जो यूज कर रहा है वो वेबकिट यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के रेंडर इंजन आपको पता होना चाहिए। और गूगल क्रोम जो है वेबकिट भी यूज करता है, या आप थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर लेना, शायद ये जीपीटी सही नहीं बता रहा है बट आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेना। तो अभी मान के चलते हैं कि गूगल क्रोम कौन सा रेंडर इंजन यूज करता है, वेबकिट। तो गूगल, आपने देखा हो क्रोम, गूगल क्रोम और सफारी, एप्पल का सफारी ब्राउजर, दोनों का जो डिस्प्ले होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। वो राउंडेड कॉर्नर्स वाले जो बटन है वो दोनों में सेम दिखते हैं। वो क्यों सेम दिखते हैं? क्योंकि उनके पीछे जो इंजन काम कर रहा है वो भी सेम है, दैट इज वेबकिट। तो यहां पर आपको ये फ्लो में देखना है, यहां में आपको फ्लो में देखना है कि जब आपके पास HTML का कोड सर्वर से रिस्पॉन्स में आएगा, तो आपका ट्री रेंडर होने के बाद जब पेंटिंग की बारी आएगी तब यहां पर वो इंजन काम करेंगे। कौन सा? वेबकिट। कौन सा? गेको। कौन सा? ब्लिंक। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो वेबसाइट है ये किस ब्राउजर से खोली थी। अगर आपने गूगल क्रोम से खोली थी तो पेंटिंग वाले पर कौन सा इंजन काम करेगा? वेबकिट करेगा, है ना, या फिर ब्लिंक करेगा, ठीक है ना। और फाइनली आपका HTML कंटेंट डिस्प्ले होगा। फिर पैरेलल में ही आपके CSS पार्स हो जाएंगी, CSS का डॉम ट्री जनरेट होगा, और लास्ट में जावास्क्रिप्ट हमेशा लास्ट में रेंडर होता है ना। HTML लोड हो गया, CSS लोड हो गया, लोड होने के बाद फिर एक्शन में कौन आता है? वो जावास्क्रिप्ट आता है, और फाइनली हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।